हेलो दोस्तों, आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी 20 मार्च 2023 यानी कल आप सभी का जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर है और इस भूगोल जो पेपर है उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो इस क्लास में हम हल करवाएंगे। ये इस पूरे के पूरे भूगोल पेपर का अंतिम पेपर रहने वाला है। लास्ट आप सभी के पास रामबाण प्रश्न रहने वाला है। ये क्लास अंतिम रहने वाली है, भूगोल ऑनलाइन क्लास अंतिम रहने वाली है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी यहाँ पर क्लास लंबी चलने वाली है तो आपको हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। और अभी तक आपने हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज 20 मार्च कल का पूरा जो पेपर है आपको हूबहू बताऊंगा। भूगोल जो सब्जेक्ट है उसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी संपूर्ण पेपर हल करवाऊंगा। ये पेपर अंतिम रहने वाला है। ऐसा पेपर है जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, रामबाण साबित रहने वाला है और ये कल के लिए एक अच्छा जो है यहाँ पर साबित होने वाला है। इस प्रश्न पत्र में से हूबहू जो प्रश्न आपको कल के पेपर में दिखने वाले हैं। तो अभी तक आपने शेयर नहीं किया इस क्लास को तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो स्टूडेंट है आप इस क्लास के साथ जुड़ सके। तो यहाँ पर बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सबसे पहले प्रश्नों को यहाँ पर शुरू करेंगे। देखो भूगोल सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपको 56 मार्क्स का यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा। कितने मार्क्स का? 56 मार्क्स का आपको जो है यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो कैसे आप उन क्वेश्चंस को टैगल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है वो है भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो है वो कौन सा भूगोल करता है। यानी ऐसा कौन सा भूगोल है जो भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक जो पर्यावरण है उसके बीच संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो वो कौन सा यहाँ पर पर्यावरण हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मानव भूगोल हो जाएगा। वो कौन सा भूगोल हो जाएगा? मानव भूगोल हो जाएगा, ह्यूमन जियोग्राफी हो जाएगा इट मींस। ठीक है, तो ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपको लिखने का तरीका आंसर शीट में किस प्रकार से आपको आंसर को लिखना है, क्वेश्चंस को आपको आंसर शीट में राइट नहीं करना है, जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको यहाँ पर लगाना है क्वेश्चन नंबर ए। सीक्वेंस का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी क्वेश्चंस का सीक्वेंस नंबर यहाँ पर राइट करें और यहाँ पर आपको लिखना है का उत्तर कि भाई इसका जो यहाँ पर उत्तर है ये बी ऑप्शन है। तो डायरेक्ट आप कोष्टक में आप लिख सकते हैं कि बी इसका क्या हो जाएगा, सही है। आपको प्रश्न लिखने की टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आधुनिक मानव भूगोल के जो जन्मदाता है, आधुनिक जो मानव भूगोल है उसके जो जन्मदाता है वो है फ्रेडरिक रेटजेल। वो किस देश के थे? तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थे प्रशिया जर्मनी से। कहां से थे? प्रशिया जर्मनी से थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया है कि मानव भूगोल संचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। परिभाषा किसने दी? ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, किस भूगोल वेता के द्वारा दी गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल के पेपर में आपको मिल सकता है। यानी 2-3 आपको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वक्तव्य पूछे जाएंगे कि ये जो परिभाषा है वो किस भूगोल वेता के द्वारा दी गई है। तो चाहे वो ब्लास की परिभाषा हो, चाहे रेटजेल की परिभाषा हो, चाहे एलन सैंपल की हो, चाहे हर्टिगटन की हो या फिर चाहे फ्रेडरिक की हो। तो बहुत सारे अलग अलग भूगोल वेता रहे हुए हैं, काफी भूगोल वेता रहे हुए हैं। उनकी अलग अलग मानव भूगोल को लेकर और भी कृषि भूगोल को लेकर, जलवायु भूगोल को लेकर, जितने भी भूगोल के प्रकार है उनको लेकर अलग अलग जो डेफिनेशन है वो रही हुई है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एलन सैंपल की परिभाषा है कि मानव भूगोल संचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के पेपर के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सभी को आंसर देने वाला हूं, काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी पूरी की पूरी जो पीडीएफ है विद आंसर में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर भी जो है जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाली है और इस पीडीएफ में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा।
मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को भौतिक दशा एवं मानवीय जो अनुक्रिया है वो किसने बांटा है? तो किसने बांटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हंटिंगटन ने बांटा है, जीन ब्रूस ने बांटा है, डिकेन या फिर पीटर्स ने बांटा है, या फिर रेडजेल ने बांटा है। तो इसका आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर का आपको आंसर कमेंट करके बताना होगा, ठीक है, कि जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की जो भौतिक दशा है और मानवीय जो अनुक्रिया है मैं उसने किसने बांटा है। रुको और जाओ नाम से कौन सी विचारधारा जानी जाती है? तो वो जानी जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नवनियतिवादी की जो धारा है, जो विचारधारा है, ठीक है, वो रुको और जाओ नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संभववाद की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई है? तो ब्लास के द्वारा संभववाद की जो नींव है वो रखी गई है। इनमें से जर्मनी के भूगोलवेत्ता नहीं है, ठीक है, तो वो कौन है? तो रेडजेल तो है, ठीक है। ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता है जो यहाँ पर जर्मनी के भूगोलवेत्ता नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पर रिटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिटर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जनजातियां जो होती है वो कहाँ पर निवास करती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आप सभी से पूछे जाएंगे कि जो जनजातियां है वो कहाँ पर निवास करती है। तो घने जंगलों में निवास करती हैं, मरुस्थलों में निवास करती हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा, क्योंकि जो निर्गम जो यहाँ पर जनजातियां, जितनी भी जनजातियां होती है वो यहाँ पर पहाड़ों में, जंगलों में, मरुस्थलों में या कहीं भी खुले स्थानों पर यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से भारत में निवास करने वाली जनजाति नहीं है जो कि भारत में निवास नहीं करती है। तो ऐसी जो जनजाति है वो कौन सी हो जाएगी? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति जो है वो भारत की जनजाति नहीं है। ये जो जनजाति है वो भारत में जो है यहाँ पर अपना निवास स्थान नहीं रखती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बुशमैन जो जनजाति है, ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया है कि बुशमैन जनजाति के लोगों के अल्पकालीन जो गांव है, जो छोटे छोटे जो गांव है वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वेर्फ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेर्फ जिन्हें कहा जाता है वो क्या होते हैं? जनजाति लोगों के अल्पकालीन क्या होते हैं? गांव होते हैं। राजस्थान के कौन से जिले भील जनजाति का केंद्रीकरण नहीं है? यानी जहां पर भील जो जनजाति है वो नहीं पाई जाती है। तो उदयपुर में नहीं पाई जाती है, डूंगरपुर में नहीं पाई जाती है, या बांसवाड़ा में नहीं पाई जाती है, या फिर जयपुर में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर केंद्रीकरण नहीं है तो वो यहाँ पर हो जाएगा जयपुर में। जयपुर में भील जाति का केंद्रीकरण नहीं है, बाकी उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में केंद्रीकरण बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भील जाति का प्रमुख जो नृत्य है वो कौन सा है? तो गवरी है, घूमर है, भंगड़ा है, या फिर गैर है। तो उनका जो भील जाति का जो प्रमुख जो यहाँ पर नृत्य है वो कौन सा है? गैर। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। कल 20 मार्च 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू कल के पेपर में दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको अच्छे से क्या करना है? आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि भील जाति का जो प्रमुख जो बेनेश्वर जो मेला है वो कब लगता है? तो काफी महत्वपूर्ण है। तो कब लगता है इसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन है जो आपको कल के पेपर में हो मिल सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। एक तो 100वें प्रश्न का आंसर, एक आपको 70वें प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो यहाँ पर महाद्वीप है वो कौन सा है? तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, या फिर अंटार्कटिका है, ठीक है। तो यहाँ पर एशिया क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया ही महाद्वीप है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकती हैं 2015 में विश्व का जनसंख्या घनत्व था, तो यहाँ पर 47 था, 16 था, 100 था, या फिर 107। यहाँ पर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में किस देश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से अधिक है? तो चीन की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या से भी क्या है? अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर
और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए। ये जितने भी प्रश्न मैं आप सभी को ऑप्शनल बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ उन्हीं पर जो है ज्यादा आपको फोकस करना है। निम्न में से किस देश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? निम्न में से 100% साक्षरता वाला देश नहीं है, तो कौन सा जो देश है वो 100% साक्षरता वाला जो है देश नहीं है? तो यहाँ पर भारत जो देश है वो 100% साक्षरता जो है यहाँ पर नहीं रखता है, ठीक है। ये इसका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए इसी प्रकार से यहाँ पर इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। झील के किनारे किनारे विकसित अधिवास का जो प्रतिरूप है वो यहाँ पर रेखीय प्रतिरूप है, वृत्ताकार प्रतिरूप है, तीर प्रतिरूप है या फिर पंखानुमा प्रतिपुर है। तो वो कौन सा प्रतिरूप बनता है इसको यहाँ पर आपको कमेंट करना है। अब यहाँ पर एक जो प्रश्न पूछा जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, अब उस पर हम कुछ थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसको मैं आपको अच्छे तरीके से इस पर यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। इसमें से प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न 3 तरीके से पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। तो देखो प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, तो यहाँ पर कृषि नहीं है, खनन नहीं है, पशुपालन नहीं है या फिर भवन निर्माण नहीं है। तो कौन सा जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। भवन निर्माण जो यहाँ पर वो प्राथमिक व्यवसाय में नहीं आएगा। प्राथमिक व्यवसाय में भवन निर्माण जो है इसका कार्य नहीं आएगा, ठीक है। ये कौन से में आएगा? ये तृतीय कार्य में आएगा। कौन से में आएगा? तृतीय कार्य में आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तृतीय कार्य में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो तृतीय कार्य में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ इस पूरे के पूरे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन सभी के आंसर में आपको, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि तृतीयक व्यवसाय नहीं है, ऐसा कौन सा है जो तृतीयक व्यवसाय नहीं है? तो यहाँ पर गन्ने से चीनी का निर्माण करना ये तृतीयक व्यवसाय नहीं है। भवन निर्माण जो है यहाँ ये तृतीयक में नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं अभी से जो है पूरा का पूरा यहाँ पर हमको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विनिर्माण उद्योग किस प्रकार का व्यवसाय है। यहाँ पर जो प्राथमिक जो यहाँ पर क्रिया है आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मैं आपको अभी इसमें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। द्वितीयक क्रिया है और तृतीयक क्रिया है। चाहे इन तीनों में से लगभग आपके भूगोल कल का जो पेपर है इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 बड़े क्वेश्चंस होंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चंस होगा या 3 आपके पास लगभग जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी लगभग 10 नंबर जो यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अभी इसको मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छे से क्या करूंगा, इसको डिफाइन करूंगा। प्राथमिक क्या है व्यवसाय, द्वितीयक क्रिया क्या है और तृतीयक क्रिया क्या है, तो अच्छे से हम इसी यहाँ पर करेंगे पूरा का पूरा डिस्कस। तो हम अब जो है प्राथमिक क्रिया सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्राथमिक जो क्रिया है इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि जो प्राथमिक जो क्रिया है वो क्या है। क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया से हुबहू आपको कल के पेपर में प्रश्न मिलेंगे। देखो प्राथमिक क्रिया को अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। देखो प्राथमिक क्रिया वे क्रिया होती है जो प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर अच्छे से आपको इसको समझे कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर किससे जुड़ी हो, जो पर्यावरण से जुड़ी हो। किससे जुड़ी हो? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से। यहाँ पर ध्यान रखिए प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो और प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। जैसे यह पृथ्वी के संसाधनों, जैसे जितने भी पृथ्वी के संसाधन है, अब माने तो पृथ्वी के संसाधन कौन कौन है ये आपको अच्छे से यहाँ पर कंटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पृथ्वी के जितने भी संसाधन है, चाहे वो भूमि है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जितने भी भूमि से संबंधित यहाँ पर है, जल से संबंधित है, ठीक है, खनिज से संबंधित है, वनस्पति से संबंधित है, सामग्री से संबंधित है, बहुत सारे ऐसी सामग्री है जो कच्ची सामग्री है उससे संबंधित है। अब इस प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आएगी, अब इसको समझिए। अब हम तो ये तो समझ गए हैं, आप जैसे परिभाषा से वैसे समझ गए होंगे। जैसे जो प्रत्यक्ष रूप से क्रिया है, जो पर्यावरण से जुड़ी हो, वे सभी क्रियाएं किस में आएगी? प्राथमिक में आएंगी। वो सभी कार्य किस में आएंगे? प्राथमिक कार्य में आएंगे। लेकिन कौन कौन से जुड़े हुए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आर्केड के बारे में। जितने भी शिकार है, आर्केड का अर्थ होता है शिकार करना। शिकार करना किस में आएगा? प्राथमिक क्रिया में आएगा। भोजन संग्रह करना, ये भी किस में आएगा? प्राथमिक क्रिया में आएगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। पशु सारण, पशुपालन, जितने भी ये पशु से जुड़े जितने भी कार्य है वो आपके क्या आएगा? किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। मछली पकड़ना, मछली का पालन करना, बहुत सारे ऐसी क्रिया हैं वो भी किस में आएगी? प्राथमिक क्रिया में आएगी। वनों से लकड़ी लाना, वनों की जो लकड़ी काट कर बेचना किस में आएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। बाकी कृषि से जुड़ी जितने भी कार्य हैं, खनन से जुड़ी जितने भी
कार्य है ये सभी कार्य किस में आएंगे, प्राथमिक में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम सेकंड पढ़ेंगे द्वितीयक क्रियाएं। तो देखो द्वितीयक जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया होती है, अब इसको अच्छे तरीके से समझना है, काफी महत्वपूर्ण है। इससे 100% आपको कल के पेपर में एक दो क्वेश्चंस आपको 100% मिल जाएंगे। तो देखो द्वितीयक क्रिया जैसे आए ना तो आपके मन में दो आने चाहिए, एक तो वो कार्य जो उत्खनन संबंधित है, उत्खनन संबंधित जो कार्य है, और एक है जो वस्तु का विनिर्माण संबंधित है। वस्तु का क्या करते हैं, विनिर्माण संबंधित जितने भी कार्य है वो सभी कार्य किस में आ जाएंगे, द्वितीयक क्रिया में आ जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से कार्य, सबसे पहले तो हम समझेंगे विनिर्माण क्या है। क्या है विनिर्माण, क्या है तो विनिर्माण का अर्थ यहां पर समझिए जो मशीनों का, औजारों का और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की जो प्रक्रिया है, किसके द्वारा, ध्यान रखिए मशीनों द्वारा, मशीनों के द्वारा, औजारों के द्वारा या फिर श्रम के माध्यम से, मजदूरी के माध्यम से उसका उपयोग करके जो सामान बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, विनिर्माण कहलाती है। और जो विनिर्माण की जो क्रिया है, जितने भी क्रिया है वो द्वितीयक क्रिया में आएगी। इतना आपको कंटेस्ट होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है और 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो विनिर्माण से संबंधित आप समझ गए होंगे कौन कौन सी क्रियाएं होगी, तो वो सभी जो यहाँ पर द्वितीयक क्रिया में आएगी। अब हम अंतिम पढ़ेंगे जो तृतीयक क्रिया है। तो कौन सी जो क्रिया है वो तृतीयक क्रिया में आएगी, ऐसी कौन सी क्रिया जो तृतीयक क्रिया में आएगी। तो सबसे पहले हम तृतीयक क्रिया को समझेंगे। तो देखो अर्थव्यवस्था के जो तृतीयक है, देखो जो सेवा जो क्षेत्र है, जितने भी सेवा क्षेत्र है, चाहे सरकारी सेवा हो चाहे निजी सेवा हो, वो सभी तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। अर्थव्यवस्था के जो दो जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र जो हमने पढ़ा कृषि पशुपालन, द्वितीयक क्षेत्र जो विनिर्माण से संबंधित है वो हमने पढ़ा। अब जो तृतीयक क्षेत्र है वो सेवा से जुड़े हुए मामले हो, चाहे व्यापार से जुड़े हो, यातायात से जुड़े हो, ध्यान रखें यातायात से जुड़े हो, ठीक है, संप्रेषण यानी संचार से जुड़े हो, ठीक है ना, और वित्त से जुड़े हो, पर्यटन से जुड़े हो, ये सभी जितने भी क्रिया है, पर्यटन से जुड़े हो, सत्कार से जुड़े हो, संस्कृति से जुड़े हो, मनोरंजन से संबंधित जितने भी है, मनोरंजन से संबंधित है, लोक प्रशासन से जुड़े हुए, ये सभी ध्यान रखे अच्छे से, यहाँ पर इसको कर ले, न्याय से जुड़े हो, स्वास्थ्य से जुड़े हो, शिक्षा से जुड़े हो, जितनी भी सेवा है, सूचना से जुड़े हो, ये सभी किसमें आएंगी, तृतीयक क्रिया में आएंगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है तृतीयक क्षेत्र। तो आपको कंटेस्ट हो गया होगा। प्राथमिक जो क्षेत्र है वो प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ होता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और जो द्वितीयक है वो विनिर्माण संबंधित होगा, जो निर्माण संबंधित होगा। और जो तृतीयक क्षेत्र है वो सेवा व किससे जुड़ा होगा, व्यापार से जुड़ा हुआ होगा। किससे प्रति, सेवा से जुड़ी या फिर व्यापार से जुड़ा, वित्त से जुड़ा, पर्यटन से जुड़ा, संस्कृति से जुड़ा, मनोरंजन से जुड़ा। ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये काफी महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पशु आधारित जो उद्योग है वो कौन सा उद्योग है, तो लाख उद्योग, सिनी उद्योग, बांस उद्योग, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं समड़ा उद्योग। तो जो पशु से आधारित है वो कौन सा उद्योग हो जाएगा, समड़ा उद्योग हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा, काफी महत्वपूर्ण। ऐसे ऐसे आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है आपको हुबहू कल के पेपर में मिलेंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहाँ पर आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। तो पीएस का जो तटस्थ जो मान है वो क्या होता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है, सल्फराइड जो ऑक्साइड है वो दी गई है, और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड दी गई है। तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर क्या है, किसके लिए उत्तरदायी है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। जितनी भी वर्षा है यहाँ पर जो है अम्लीय जो वर्षा है तो वो इसके लिए, इस गैस के लिए उत्तरदायी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप सभी के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न में से हरित गृह प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी गैस है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा विश्व में क्या फैला रहा है, पॉल्यूशन को फैला रहा है, पॉल्यूशन सबसे अधिक कर रहा है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। अब यहाँ पर
ये इनमें से आपको 100% जो है यहाँ पर कल के पेपर में आपको मिल सकते हैं। अब एक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है, भारत में सबसे अधिक जो चाय का उत्पादन है वो कौन से राज्य में होता है। तो भारत में तो कौन से राज्य में होता है, असम में होता है। सबसे ज्यादा असम में चाय का क्या होता है, उत्पादन होता है। राजस्थान में अन्न भंडार जो है वो कौन से जिले को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है श्री गंगानगर को। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है ना वही है गंगानगर, श्री गंगानगर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन, भारत की सूती जो वस्त्र है, जो सूत्री जो वस्त्रों की जो राजधानी है, ध्यान रखें यहाँ पर भिलवाड़ा दिया गया है, लेकिन भिलवाड़ा राजस्थान की जो सूती वस्त्रों की राजधानी कह सकते हैं, उसका यहाँ पर मैनचेस्टर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की यदि बात की जाए, देश कंट्री लेवल की बात की जाए, तो मुंबई जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मुंबई जो है राजधानी सूती वस्त्रों की। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको वो कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस है, खंड जो ब है वो आप सभी के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा, यानी इसमें शॉर्ट आंसर में आपको करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर होंगे। अब इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको लिखने का तरीका ये रखना है जैसे क्वेश्चंस का आप डायरेक्ट लिखेंगे और आंसर जो पूछा गया है वो आपको सटीक लिखना है, इधर गिधर की बातें नहीं लिखनी है। ज्यादा लिखने से आपके ज्यादा नंबर नहीं देंगे, जितने निर्धारित अंक है उसी के हिसाब से देंगे जो आपने लिखा है। जो लिखे सटीक लिखे और सही लिखे, तभी आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इधर गिधर ज्यादा लिखने से आपके मार्क्स मिलने वाले नहीं है, ये आपको सभी को मैं क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है श्लेष क्या है, नवनियतवाद क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडजेल की जो पुस्तक है उसका क्या नाम था। ठीक है, रेडजेल की जो पुस्तक है ना उसका क्या नाम था, स्लेज क्या है, क्रॉस क्या है, फायरे फायरे क्या है। ये जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोल गधेड़ो जो पड़ता है वो एक बुशमैन जो जनजाति है ना, अभी हमने आगे पढ़ा था बुशमैन जनजाति के बारे में जो भारत में नहीं पाई जाती है, तो उस कि जो यहाँ पर होली के अवसर पर एक ऐसी प्रथा है जो गोल गधेड़ो, जिसमें एक नृत्य है, ये एक प्रकार का क्या है, नृत्य है। तो उसी के पर्व पर यहाँ पर ये मनाया जाता है, या फिर गोल गधेड़ो प्रथा यहाँ पर उसको प्रथा की जाती है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, चीन है। द्वितीय पर हमारा भारत है। ठीक है, फर्स्ट पर है, ये सेकेंड पर है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इन सभी के जो यहाँ पर ज्ञात करने का जो सूत्र है, जैसे जनसंख्या जो घनत्व है उसको ज्ञात करने का सूत्र है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है, ठीक है, सबसे 100% साक्षरता वाला। ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। 100% साक्षरता वाला जो देश है, दो देश है, एक तो है सिंगापुर है, ठीक है, एक अमेरिका है। ये ध्यान में आपको रखना है, जो 100% साक्षरता करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है। अब जो द्वितीयक जो व्यवसाय, अभी मैंने क्लियर कर दिया, द्वितीयक व्यवस्था के कोई दो उदाहरण है, तृतीयक व्यवसाय के दो उदाहरण है, प्राथमिक व्यवसाय के दो उदाहरण है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें आपको अच्छे से 1 और 2 लाइन में, कितने में, 1 और 2 लाइन में आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, शॉर्ट में आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, तभी आपके इसमें नंबर आपको बेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, संपूर्ण पेपर को देख सकते हैं। अब एक दिया गया है टिस्को, अब इसको समझिए, टिस्को क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फुल फॉर्म की, कि टिस्को जो है यहाँ पर क्या है। तो टिस्को के नाम से जाने जाने वाली ये भारत की प्रमुख एक इस्पात कंपनी है। क्या कंपनी है, भारत की एक कैसी कंपनी है, इस्पात कंपनी है। समझिए, काफी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। टिस्को क्या है, तो टिस्को एक क्या है, भारत की जाने माने वाली एक इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की जो स्थापना है, ये जो यहाँ पर कारखाना, ये जो कंपनी है वो कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी स्थापना कब की थी, 1907 में स्थापना हुई थी। अब हम बात करेंगे इसके फुल फॉर्म की, टिस्को का फुल फॉर्म। तो टिस्को का फुल फॉर्म ध्यान रखना, टाटा। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील। ठीक है, एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये है पूरी की पूरी टिस्को, जो कि एक इस्पात कंपनी है, भारत की प्रमुख कंपनी है, जमशेदपुर में स्थित है। तो काफी महत्वपूर्ण इससे जो है यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है।
नक्की जो झील है वो कहाँ पर स्थित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के पेपर के लिए। 20 मार्च 2023 का संपूर्ण पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका माउंट आबू सिरोही, ठीक है, इसमें जो यहाँ पर नक्की झील स्थित है। ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे प्रश्न है वो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। जितने भी यहाँ पर जो इस पीडीएफ में प्रश्न है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण रहने वाले इनको आपको अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहाँ पर काफी एनालिसिस करके बता दिए गए हैं। कुटीर उद्योग क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण है, हरित गृह प्रभाव क्या है, ठीक है, उससे क्या समझते हैं, ठीक है, ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको क्या है, अच्छे से आपको यहाँ पर करना है इन सभी क्वेश्चंस को। भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले जो 4 कारक है जो किसको प्रभावित करती हैं, साक्षरता को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, साक्षरता, ठीक है। भारत में जो सड़क परिवहन का जो महत्व है वो क्या है, ठीक है, सड़क परिवहन के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर लिखना है। सिंचाई की विकास है तो आपको 4 सुझाव देने हैं। शहरिया जो जनजाति है उसको संक्षिप्त टिप्पणी में लिखना है। कोयला जो क्षेत्रों के नजदीक स्थित लौह इस्पात केंद्रों के नाम लिखिए। ऐसे ऐसे जो प्रश्न है आप सभी को पूछे जाएंगे, काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुछ प्रश्न जो बड़े जो क्वेश्चन है उनको पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश करनी है, ध्यान रखें, ठीक है। जो बड़े जो क्वेश्चन है यहाँ पर 4-5 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें आपको आंसर कैसे करना है, पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश करनी है। आपको कथा से कथा लिखने की कोशिश नहीं करनी है, गाथा लिखने की कोशिश नहीं करनी है। आपको इनमें क्या करना है, पॉइंट वाइज आंसर देना है, तभी आपके स्कोर क्या होंगे, बेस्ट बनेंगे, ठीक है। ये मेरी जो यहाँ पर आपकी एडवाइस रहने वाली है। बाकी यदि आपने अभी तक हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी का कल पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बाकी कोई भी डाउट है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।